अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैलकुलस बाय ऑवर्ट एंड टन की एक्सरसाइज 12.5। 12.4 इससे पहले हमने ख़त्म कर ली थी, जिसमें हमने टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल और बायनॉर्मल वेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम 12.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने कर्वेचर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर का मतलब होता है रेट ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ कर्व। किसी भी कर्व में रेट ऑफ बिल्डिंग जो आ रही है, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे कर्व में जो चेंजिंग आ रही है वो क्या कहलाती है, कर्वेचर कहलाती है। जैसे कि फर्ज कर लेते हैं, हम ये एक एग्जांपल ले लेंगे। अब ये हमारे पास एक कर्व है, इस कर्व के यहाँ पर कितनी चेंजिंग आ रही है, इस पॉइंट पर कितनी चेंजिंग आ रही है इधर, ये क्या कहलाएगी, इस कर्व का कर्वेचर कहलाएगी। अब कर्वेचर के बाद ये 3-4 शेप्स पे हम काम कर रहे हैं इस चैप्टर में, जिसमें सबसे पहले आता है सर्कल, सर्कल के बाद एलिप्स और फिर उसके बाद सर्कुलर एलिप्स और फिर स्ट्रेट लाइन। ये 4 शेप्स है जो इससे पिछली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ी। तो इन 4 शेप्स के ऊपर देख लेते हैं कर्वेचर जो है क्या होता है, कर्वेचर की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की। सर्कल का कर्वेचर क्या होता है। एक सर्कल अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल हमने अपने पास ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल में हमने मालूम करना है कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब क्या है, कितनी चेंजिंग आ रही है। तो सर्कल में हमने एक बात नोट की है, सर्कल की खासियत है सेंटर से लेकर किसी भी कॉर्नर तक का डिस्टेंस निकाला जाए तो वो हमेशा बराबर आता है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर से किसी भी कॉर्नर का डिस्टेंस निकाला जाए तो वो बराबर आएगा। मतलब चारों तरफ सर्कल में जो चेंजिंग आ रही है वो बराबर आ रही है। यहाँ पर जो रेट आएगी कर्वेचर की वैल्यू, फर्ज कर लेते हैं 2, तो यहाँ पर भी कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी। इसी तरह से पूरे सर्कल पर हम कहीं भी कर्वेचर की वैल्यू निकालते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर तो वो हमारी सेम आएगी। तो फिजिक्स में हमने पढ़ा था, अगर तो कोई चीज है जो सेम चलती जा रही है, चेंज नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर सर्कल का कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कर्वेचर ऑफ अ सर्कल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये बात हमें पता कैसे लगेगी, अगर हमें सवाल में बोल दिया जाए जो प्रूफ करें ये बात, जो सर्कल का कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो सर्कल की जनरल इक्वेशंस हम लेंगे। सर्कल की जनरल इक्वेशंस a cos t प्लस a sin t, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर रेडियस क्या है, सेम है। ये जनरल इक्वेशन सर्कल की लेके इसको जब हम सॉल्व करेंगे कर्वेचर के फार्मूला की मदद से, अभी इसके बाद हम कर्वेचर का फार्मूला भी पढ़ेंगे, तो उस फार्मूला की मदद से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लास्ट आंसर में हमारे पास ये जो t आ रहा है ये t नहीं बचेगा। मतलब कि कोई भी वेरिएबल हमारा आंसर में नहीं बचेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर बचेगा। जैसे यहाँ पर हमने a कंसिडर किया, सिर्फ एक कांस्टेंट बचेगा। तो ये फिर हम बात प्रूफ कर लेंगे, जो हमारा जो आंसर आया है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए सर्कल का कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट शेप जो है हमारी वो है एलिप्स। तो अब देख लेते हैं एलिप्स का कर्वेचर कांस्टेंट है या नहीं। एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक एलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया। एलिप्स किस तरह की शेप होती है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होता। जैसे हमने कहा यहाँ पर चारों साइड पर जिस तरह भी रेडियस मालूम करे तो वो सेम नहीं होगा। एलिप्स सेम होगा सर्कल में, पर एलिप्स में एक्स एक्सिस पर रेडियस सेम होगा। अगर तो इस साइड पर 1 है तो इधर भी रेडियस 1 होगा, और यहाँ पर अगर वाई एक्सिस पर रेडियस 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा। मतलब कि x एक्सिस पर रेडियस सेम होगा और y एक्सिस पर रेडियस सेम होगा, पर अगर कंप्लीट शेप में देखा जाए तो रेडियस सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इस तरह की शेप क्या कहलाती है, एलिप्स कहलाती है। तो जब रेडियस हमारा चेंज हो रहा है तो मतलब किसी जगह पर हमारी जो शेप है वो ज्यादा बेंड हो रही है, किसी जगह पर हमारी शेप जो है वो बड़ी है।
जैसे देखा जाए यहाँ पर बैंड है हमारी शेप, यहाँ पर ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए इससे हमें क्या पता लगा, यहाँ पर जो है कर्वेचर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, ज्यादा बैंड हो रही है और कम बैंड हो रही है। तो इस वजह से एलिप्स का जो है कर्वेचर कांस्टेंट नहीं होता। मतलब अगर देखा जाए, जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी, तो जब हम एलिप्स की इक्वेशंस लेकर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर में हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल जरूर बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड शेप है हमारी सर्कुलर एलिप्स। सर्कुलर एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। सर्कुलर एलिप्स कुछ इस तरह की शेप होगी, जो कि हमें नजर आ रही है एक स्प्रिंग की तरह शेप है, जो हमारे पेन्स वगैरह में भी, बॉल पेन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वो स्प्रिंग की तरह शेप। क्या सर्कुलर एलिप्स का कर्वेचर कांस्टेंट होता है? सर्कुलर एलिप्स का कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट होगा, इसको हम फिजिकली देख भी सकते हैं। जैसे कि आपने बॉल पेन के स्प्रिंग की एग्जांपल ली, उस स्प्रिंग को आप निकालें, जब अगर आप रखते हैं तो उसको स्ट्रेट रखें वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, तो वो बिल्कुल प्लेन सारी जो उसके लाइंस होती है, ये वाली जो उसकी जो उसमें जो घूम रही है लाइंस उसकी, वो सारी जो है एक ही स्ट्रेट उसमें स्ट्रेट लाइन में होंगी, मतलब कि कोई आगे या कोई पीछे नहीं होगी। तो इसलिए सारी जो लाइंस है उन सब पे सेम चेंजिंग आ रही है, तो इसलिए सर्कुलर एलिप्स का भी जो कर्वेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। लास्ट में सबसे आखिर में हमने पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, तो चौथे नंबर पर है स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर कांस्टेंट होता है? तो देख लेते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। कर्वेचर होता क्या है? कर्वेचर होता है रेट ऑफ बिल्डिंग, जो चेंजिंग आ रही है किसी भी कर्व में, कहां पर कितनी चेंजिंग आ रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइन बिल्कुल सीधी ही चलती जा रही है, इसमें कोई चेंजिंग आ ही नहीं रही, जैसे हमने स्टार्ट की थी वैसे ही चलती जा रही है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर क्या होगा? जीरो होगा। स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कोई भी चेंजिंग आ ही नहीं रही, कोई रेट ऑफ बिल्डिंग है ही नहीं। अगर तो हमारा कर्व कहीं हिलता है, कुछ होता है या कोई चेंजिंग आती है, तो फिर हम बोलते हैं ये कर्वेचर है इसमें, पर यहाँ पर तो कोई चेंजिंग ही नहीं आ रही, तो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर क्या होगा? जीरो होगा। ये कुछ बातें थी जो सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज से पहले पढ़ना जरूरी थी, और इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं कर्वेचर का फार्मूला। तो फार्मूला ऑफ कर्वेचर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं। कर्वेचर को डिनोट किया जाता है कुछ इस तरीके के, ये के टाइप शेप होती है ना, ये के होता है कंप्लीट, ये के की तरह ही होता है पर के नहीं होता, इसको बोला जाता है कापा। ये इससे डिनोट किया जाता है कर्वेचर को, और कर्वेचर का फार्मूला होता है आर प्राइम ऑफ टी क्रॉस आर डबल प्राइम ऑफ टी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर प्राइम ऑफ टी के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये हमारे पास कर्वेचर का फार्मूला है, जिसमें हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर में सॉल्व करना है। पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जो काम हम इससे पहले 12.4 में कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और डिनोमिनेटर में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आया होगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल के क्यूब लेना है। ये हमारा फार्मूला ऑफ कर्वेचर। इसके बाद दो तीन टॉपिक्स और हैं जो है हमारा, सबसे पहले आता है सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब ये सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या चीज है, इसको हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक कोई कर्व है, कोई भी एक कर्व हमने ले लिया, अब ये इस पे कोई इक्वेशन होगी, वो हमारा टॉपिक नहीं है। अब इस पॉइंट के ऊपर यहां से लेकर यहां तक मैं फर्ज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, जो मैंने दो पॉइंट्स लिए, एक को मैं नाम दे दूंगा ए का और एक को नाम दे दूंगा बी का। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो रेट ऑफ बिल्डिंग है ना इस कर्व की, वो क्या है? कांस्टेंट कर दी मैंने, एज्यूम कर लिया, और देखने में भी हमें तकरीबन नजर आ रहा है यहाँ पर सेम ही है तकरीबन। तो मैं फर्ज कर लेता हूँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो रेट ऑफ बिल्डिंग है वो कांस्टेंट है,
और उसी रेट ऑफ बिल्डिंग को लेकर मैं यूं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। जिस चेंजिंग से यहाँ पर कर्व में चेंज आ रही थी उसी मैग्नीट्यूड को मैंने कांस्टेंट करके क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो इन दो पॉइंट्स को, कर्वेचर के दो पॉइंट्स की मदद से ये जो मैंने मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करके सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल कहलाता है सर्कल ऑफ कर्वेचर। ये कंप्लीट क्या कहलाता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, ये सेंटर पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर से लेकर किसी भी कॉर्नर तक का डिस्टेंस सर्कल का हमें पता है क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये जो रेडियस आया इस कर्वेचर वाले सर्कल का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम यहां पर डिनोट करेंगे रॉ से, रॉ से डिनोट करेंगे। और रॉ के लिए एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, रॉ इज इक्वल्स टू 1/, कापा। मतलब जब भी हमें बोला जाएगा सर्कल ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ने का मकसद हमारा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने फाइंड करना होगा। समटाइम्स हमें एक्सरसाइज में सवाल ऐसे भी दिए जाएंगे, बोला जाएगा कर्वेचर मालूम करें और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मालूम करें। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करने के लिए हमने ये सब पढ़ा है। अब इसके बाद सवाल आता है, हमारा जो सर्कल ऑफ कर्वेचर, हमारा जो कर्वेचर है ये कहां पर ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा। अगर हमारे पास ग्राफ में दे दिया जाता है, कुछ शेप्स दे दी जाती है, तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे जो हमारा कर्वेचर कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। तो उसके लिए मैं 3-4 शेप्स ड्रॉ कर लेता हूं। सही, ये मैंने कुछ शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं। अब इन शेप्स की मदद से यहाँ पर सर्कल ऑफ कर्वेचर हम ड्रॉ कर लेंगे। अगर यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके का बनेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सर्कल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ बेंडिंग ज्यादा है, तो रेट ऑफ बेंडिंग ज्यादा होगी तो हमारे सर्कल भी जल्दी से मैग्नीट्यूड उसका चेंज होगा। और यहाँ पर और भी छोटा बनेगा, और यहाँ पर उससे भी छोटा बनेगा। अब देख लेते हैं ये बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल और फिर उससे छोटा सर्कल, यहाँ पर क्या चेंजिंग आ रही है, हम कैसे बोल सकते हैं कर्वेचर यहाँ पर ज्यादा है या कम है। तो ये एग्जांपल्स हमारी शो कर रही है, जो कर्वेचर इज लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर तो हमारा रेडियस जो है वो ग्रेटर होगा, जैसे कि यहाँ पर सेंटर से लेकर रेडियस जो है इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा आई है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू ज्यादा आई है तो हमारा कर्वेचर जो है वो लेस होगा, मतलब कि जो रेट ऑफ बिल्डिंग है वो कम है, जो कि हमें शेप को देखकर भी नजर आ रहा है। शेप जो है तकरीबन स्ट्रेट चल रही है, बहुत कम बेंडिंग है इसमें। इसमें बेंडिंग ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। यहाँ पर और भी बेंडिंग ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और भी कम है, और यहाँ पर उससे भी कम है। तो मतलब एक बात हमें पता लगी, अगर तो हमारा रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ग्रेटर होगा तो कर्वेचर जो है वो हमारा लेस होगा। रेडियस जो है हमारा ग्रेटर होगा अगर, तो कर्वेचर लेस होगा, कर्वेचर कम होगा। और अगर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा लेस होगा तो कर्वेचर हमारा ग्रेटर होगा।
तो मतलब अब हम शेप को देख के भी ये पहचान सकते हैं जो हमारा कर्वेचर कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ पर कम है। अगर हमारी शेप जो है वो कम बेंड हो रही है, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, उस पॉइंट का मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट करके उधर सर्कल ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करके ये बात देख लेंगे जो हमारा अगर सर्कल बड़ा बन रहा है तो रेडियस ज्यादा आएगा, और अगर तो रेडियस ज्यादा आ रहा है तो हमारा कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, कर्वेचर की वैल्यू कम आएगी। और अगर तो हमारा रेडियस जो है वो कम है तो फिर उस वक्त हमारा कर्वेचर ज्यादा होगा, जैसे कि हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है कर्व जो है हमारा बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है। तो हम शेप देखकर भी ये पहचान सकते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। पहले कर्वेचर फाइंड कर लेंगे हम फार्मूला की मदद से, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है r ऑफ t की वैल्यू e की पावर 3t i प्लस e की पावर माइनस टी जे, और बोला जा रहा है कापा मालूम करना है, जो कि हमने कर्वेचर मालूम करना है इस सवाल में। तो सबसे पहले तो हम कर्वेचर का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने पास। r प्राइम ऑफ t क्रॉस r डबल प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r प्राइम ऑफ t के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो फॉर्मूला में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में हमने क्या करना है, r प्राइम ऑफ t मालूम करना है। तो r प्राइम ऑफ t मालूम कर लेंगे। इस फंक्शन का मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ, 3 e की पावर 3t i माइनस e की पावर माइनस टी जे। e की पावर t का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो e की पावर t आ गई, और जब इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया तो 3t का डेरिवेटिव 3 आ गया, तो 3e की पावर 3t। और यहाँ पर भी जब हमने माइनस t का डेरिवेटिव लिया तो -1 आया, जो कि इस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसके बाद इसका ले लेते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव। r डबल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू, इसी फंक्शन का हम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9e की पावर 3t। ये वाला 3 जो था ये, इसके बाद जब हमने दोबारा से इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव लिया तो 3 3 9 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा i प्लस e की पावर माइनस टी जे। ये आ गया हमारे पास जो फंक्शन हमें गिवन था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें पता है, हम डिटर्मिनेंट वाले फार्मूला से सॉल्व करते हैं इसको। r डबल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू i में पहले फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू आ जाएंगी जो है 3 e की पावर 3t, फिर j, तो j में आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी, और k कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर सेकंड, तो 9e की पावर 3t, और फिर यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस टी, और ये 0। अब इसके बाद इन दोनों इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, पहले ये i कोऑर्डिनेट ले लेंगे। i कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये वाली पूरी रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 से मल्टीप्लाई, तो सिर्फ 0 बचेगा। फिर आ जाएगा माइनस जे जब लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये रो हम निगलेक्ट कर देंगे, तो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा, और ये टर्म और ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो ये भी सिर्फ 0 ही बचेगा। फिर प्लस के आ जाएगा, तो के के लिए हम ये वाली रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे। सबसे पहले ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, 3e की पावर 3t मल्टीप्लाई बाय 3e की पावर माइनस टी, मतलब 3e की पावर 3t डॉट e की पावर माइनस टी, और फिर माइनस यहाँ पर ये दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 9 e की पावर 3t डॉट माइनस e की पावर माइनस टी, ये आ जाएगा। इसके बाद इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स तो 0 है तो 0 ही रहेगा, प्लस के मल्टीप्लाई बाय e की पावर 3t माइनस टी, तो क्या आ जाएगा 3e की पावर 2t, और ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और ये 3e की पावर 3t, और ये भी क्या हो जाएगा 9e की पावर 2t।
जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों में जो देखा जाए तो वेरिएबल्स की पावर्स भी सेम है और वेरिएबल्स भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 12e⁻²t के। ये हमने निकाल लिया r प्राइम ऑफ t और r डबल प्राइम ऑफ t का क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमने क्या मालूम करना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे यहाँ पर, r प्राइम ऑफ t क्रॉस r डबल प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड निकालना है हमने। तो इन दोनों का जो आंसर आया है वो यहाँ पर लिख लेंगे, 12e⁻²t का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आ जाएगा 12e⁻²t। ये हमारा न्यूमरेटर का आंसर आ गया, न्यूमरेटर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब बात आई डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, r प्राइम ऑफ t, मतलब कि ये जो हमारा आंसर आया जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसका क्यूब लेना है। तो सबसे पहले तो r प्राइम ऑफ t का मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। रूट यहाँ पर आ जाएगा 3e⁻³ का स्क्वायर प्लस और माइनस e⁻⁻t का स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 9e⁻60 प्लस और यहाँ पर ये e⁻²t। इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, अगर e⁻, यहाँ से 2t कॉमन निकाल लिया जाए। अगर कॉमन निकाल के सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं निकालना चाहते, यहीं पर ही इसको रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी ठीक है। मैं इसको यहीं पर ही रोक के डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर देखेंगे हमें सिंप्लीफिकेशंस की ज़रूरत हुई तो सिंप्लीफाई करेंगे, वरना यही आंसर। तो यहाँ पर मैं कापा के फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सबसे पहले ऊपर हमारे पास क्या है, r प्राइम ऑफ t क्रॉस r डबल प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड, जिसका आंसर हमारे पास ये आया है। तो आ जाएगा 12e⁻²t और डिवाइडेड बाय रूट में हमारे पास आ जाएगा 9e⁻60 प्लस e⁻²t। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशंस की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहीं पे सवाल ख़त्म हो गया। एक चीज़ हमारी रह गई है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, फार्मूला में देखा जाए तो r प्राइम ऑफ t के मैग्नीट्यूड का क्यूब लिया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका क्यूब ले लेंगे और ये हमारा आंसर। तो सिंपली देखा जाए तो यहाँ तक तो हमारा वही काम था जो इससे पहले हमने 12.4 में सॉल्व किया है। सिर्फ फर्क कहाँ पर आया, r प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड जो भी हम इससे पहले कर चुके हैं, जो अगर तो सिंगल डेरिवेटिव का हमने मैग्नीट्यूड लेना हो तो वो किस तरीके से लेंगे, और लास्ट में ये फार्मूला था तो फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज पुट अप कर दी। तो ये हमारा आ गया कर्वेचर का आंसर। एक एग्जाम्पल इसकी और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 करने का मकसद ये है, जो इस वीडियो के स्टार्ट में जब हमने कर्वेचर पढ़ा था तो 3-4 शेप्स पढ़ी थी हमने, जिसमें सर्कल, एलिप्स और सर्कुलर एलिप्स और स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था, जो कर्वेचर इनका क्या होता है। अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशंस है ये हमारे पास किसकी है, एलिप्स की हैं। किस तरह से, एलिप्स की जनरल इक्वेशंस क्या होती है, a cos t प्लस b sin t, जिसमें रेडियस अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस जो है डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो अलोंग एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस जो है रेडियस डिफरेंट है। हमने कहा था एलिप्स का जो है कर्वेचर वो कांस्टेंट नहीं होता। तो अब यहाँ पर इस पे मालूम कर लेते हैं, देखते सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पर कापा का फार्मूला पहले सबसे पहले लिख लेंगे, r प्राइम ऑफ t क्रॉस r डबल प्राइम ऑफ t मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r प्राइम ऑफ t के मैग्नीट्यूड का क्यूब। सबसे पहले इसका हमने r प्राइम ऑफ t निकालना है, तो आ जाएगा r प्राइम ऑफ t इज इक्वल्स टू -4 sin t i प्लस cos t j। ये हमने जनरल डेरिवेटिव के फार्मूलाज इस्तेमाल किए, जिसमें cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव cos। फिर इसके बाद r डबल प्राइम ऑफ t निकाल लेंगे, तो इसका साइन का cos आ जाएगा -4 cos t i, और यहाँ पर cos का माइनस साइन तो माइनस साइन t j। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में अब इन दोनों आंसर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है।
तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम डिटर्मिनेंट की मदद से। यहाँ पर आर प्राइम ऑफ टी क्रॉस आर डबल प्राइम ऑफ टी, आई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर है -4 साइन टी, फिर जे कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर है कॉस टी, और के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सेकंड वाले वेक्टर में देख लेते हैं -4 cos t और यहाँ पर -sin t, और यहाँ पर k की वैल्यू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीकेकार ये i ले लेंगे, तो ये वाली रो और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा। i लिया तो यहाँ पर ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट, जब cos 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और sin भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही। यहाँ पर फिर -j, और जब ये वाला कॉलम और ये रो निगलेक्ट करेंगे -4 sin t 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और यहाँ पर -4 cos t 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0। फिर आ जाएगा प्लस k के बाद यहाँ पर k वाली रो और कॉलम हम निगलेक्ट कर देंगे, मतलब कि ये वाली रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, तो -4 sin t मल्टीप्लाई होगा sin t से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 सेम आ जाएगा, और यहाँ पर sin t मल्टीप्लाई बाय sin t sin स्क्वायर t आ जाएगा, और फिर आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और यहाँ पर 4 जो है वो सेम आ जाएगा ब्रैकेट में -4, और cos जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर t, ब्रैकेट क्लोज। ये वाली दोनों टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी, और k आ जाएगा यहाँ पर 4 sin स्क्वायर t प्लस, और यहाँ पर फिर दोबारा से साइन, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और ये 4 cos स्क्वायर t, दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर 4 के आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर बचेंगे, जो कि हम साथ में ब्रैकेट में लिख लेते हैं सेम, साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये हमारे पास न्यूमरेटर में इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, -4 sin t स्क्वायर प्लस cos t का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, जबकि इसका आंसर आएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के, तो √16, और यहाँ पर आंसर आएगा 4। तो ये r प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड आ गया। लास्ट में हमने क्या करना है, दोनों के आंसर्स को पुट करना है कापा के फॉर्मूले में। कापा के फॉर्मूले में पुट करेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा 4k और डिवाइड में आ जाएगा 4 का क्यूब। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स आए। अब हमने तो कहा था एलिप्स का कर्वेचर कांस्टेंट नहीं होता, पर यहाँ पर तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, अगर देखा जाए तो एलिप्स की शेप हमने कुछ इस तरीके की बनाई थी, जिसमें हमने क्या था, रेडियस अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो सेम होगा और रेडियस अलोंग वाई एक्सिस जो है सेम होगा। तो कर्वेचर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम होगा और इधर सेम होगा। मतलब कि अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो इसका कर्वेचर यहाँ पर जो है सेम है और अलोंग वाई एक्सिस देखें तो यहाँ पर इसका कर्वेचर सेम है। तो एलिप्स में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारा कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट है, पर कंप्लीट एलिप्स जो है उसके ऊपर हमारा कर्वेचर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर इस तरह का आ रहा है। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4/64 के, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/16 के। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमने कर्वेचर मालूम करने की कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं। अगर यहाँ पर हमने एग्जांपल जो सॉल्व किए वो 2 कोऑर्डिनेट्स में, 3 कोऑर्डिनेट्स में भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। फिर इसी तरह से सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट में k की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं वहाँ पर k की भी कोई वैल्यू होगी
और फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन सेम इसी तरीके से होंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कर्वेचर हमने फाइंड कर लिया और दूसरी बात हमने कही थी जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अब फाइंड कर लेते हैं, उसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 हमने यहाँ पर लिखा है, जिसमें हमें बोला जा रहा है फाइंड कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने इक्वेशन नीचे गिवन है, इसका कर्वेचर मालूम करना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मालूम करना है। तो देखा जाए तो ये इक्वेशन जो हमें गिवन है, जो हमें वेक्टर गिवन है, वो 3 कोऑर्डिनेट्स में। तो सबसे पहले तो हम इसका कर्वेचर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करने के लिए हमारे पास कर्वेचर की वैल्यू होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम कर्वेचर फाइंड करेंगे। K of t is equals to r prime of t cross r double prime of t का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r प्राइम ऑफ t के मैग्नीट्यूड का क्यूब। सबसे पहले इस फंक्शन का मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आएगा -4 sin t i, जो कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, प्लस 3 cos t j और प्लस k। यहाँ पर सिर्फ t है तो k बच जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, r डबल प्राइम ऑफ t ले लेंगे। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो -4 cos t i -3 sin t j और प्लस 0 आ जाएगा कांस्टेंट का, तो यहाँ पर कांस्टेंट को हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है। तो अब इन दोनों डेरिवेटिव्स का हमने क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसका, r प्राइम ऑफ t क्रॉस r डबल प्राइम ऑफ t का क्रॉस प्रोडक्ट। तो i में आ जाएगा सबसे पहले पहला वेक्टर हमारे पास है -4 sin t, फिर इसके बाद j में है 3 cos t और k में है हमारे पास 1। सेकेंड जो हमारे पास गिवन है -4 cos t और यहाँ पर -3 sin t और 0 आ जाएगा, यहाँ पर k की वैल्यू 0। अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो i ले लेंगे, i कोऑर्डिनेट में जब ये वाली रो और ये कॉलम हम निगलेक्ट कर देंगे, तो 3 cos t जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और माइनस फार्मूले का, और जब ये -3 sin t मल्टीप्लाई होगा इससे तो आ जाएगा -3 sin t, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस j आ जाएगा। तो ये वाला कॉलम और ये रो हम निगलेक्ट कर देंगे, तो -4 sin t 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और -4 cos t जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -4 cos t और फिर k की वैल्यू आ गई तो प्लस k मल्टीप्लाई बाय ये वाली रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, -4 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12 और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर टी। मैं एक ही स्टेप में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको, माइनस फार्मूले का और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और कॉस और 4 3 12 और कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर टी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 sin t i। ये माइनस जो है ये j के साथ था तो ये माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 cos t j। और यहाँ पर देखा जाए तो 12 और 12 दोनों में है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो 12 कॉमन निकलेगा तो ये दोनों 1 के बराबर हो जाएंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास +12k, जिसमें हम साइड पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं सिंस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1। ये हमने साथ में हिंट दे दी जो किस तरीके से ये 12 आया। अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया किसका आंसर, r प्राइम ऑफ टी और r डबल प्राइम ऑफ टी के क्रॉस प्रोडक्ट का। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमने क्या निकालना है, न्यूमरेटर में देखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, r प्राइम ऑफ टी क्रॉस r डबल प्राइम ऑफ टी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा,
फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब कि 3 sin t का स्क्वायर प्लस -4 cos t का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर टी प्लस 4 का स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर टी और यहाँ पर प्लस 144 का रूट आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये फर्दर सिंप्लीफाई, यहाँ पर अगर तो हमारे पास सेम कांस्टेंट होते हैं तो उन कांस्टेंट को हम कॉमन निकाल के क्या कर सकते थे, वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते थे। पर यहाँ पर इन दोनों से हम कांस्टेंट नहीं निकाल सकते बाहर, अगर तो निकल सकते तो हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के बराबर कर देते, पर फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ पर नहीं हो सकता, सो इसलिए इसको यहीं पर ही रोकेंगे और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे जिसमें आर प्राइम ऑफ टी का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आर प्राइम ऑफ टी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। आर प्राइम ऑफ टी की वैल्यू -4 sin t का स्क्वायर प्लस 3 cos t का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट में हमारे पास आ जाएगा 16 sin स्क्वायर टी प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर टी प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इसका मैग्नीट्यूड आर प्राइम ऑफ टी का। तो लास्ट में हमने कापा के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करनी है, तो वैल्यूज पुट अप कर देंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 9 sin स्क्वायर टी प्लस 16 cos स्क्वायर टी प्लस 144 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 16 sin स्क्वायर टी प्लस 9 cos स्क्वायर टी प्लस 1। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर देखा जाए तो सवाल में हमें एक चीज और भी गिवन थी इक्वेशन के बाद, वेयर t इज इक्वल्स टू π/2। t की जगह π/2 वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जो कि हमें सवाल में बताई गई है। और π/2 किसके बराबर होता है, π/2 हमें पता है 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 90, तो π/2 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर वैल्यूज पुट अप कर देंगे, t की जगह पर 90 साइन t की जगह पर 90 आएगा, तो साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ साथ ही साथ एक ही स्टेप में। इसको यहाँ से ये साइड रब करके इस तरफ कर लेते हैं। कापा का हमारे पास आंसर आया रूट में 9 sin स्क्वायर टी की जगह आ जाएगा 90 प्लस 16 cos स्क्वायर और टी की जगह आ जाएगा 90 और फिर प्लस 144 और डिवाइडेड बाय रूट में हमारे पास आ जाएगा 16 sin स्क्वायर टी की जगह 90 और फिर इसके बाद प्लस और 9 cos स्क्वायर टी की जगह आ जाएगा 90 प्लस 1। साइन 90 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास बचेगा 9 cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और लास्ट में आ जाएगा प्लस 144 और डिवाइडेड बाय साइन 90 1 के बराबर, तो रूट में 16 प्लस ये वाली टर्म cos 90 0, तो ख़त्म हो जाएगी और प्लस 1 बच जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें यहाँ पर होंगी, 144 में 9 प्लस हो जाएगा तो 153 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय रूट 17 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 17 और ये 153 अगर एक टेबल में आते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहले दोनों पर रूट है तो ये आ जाएगा 153 डिवाइडेड बाय 17, तो ये दोनों एक टेबल में आते हैं, देख लेते हैं। जी हाँ, ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 17 1 ज़ा 17, 17 9 ज़ा 153, तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा 9 और फर्दर यहाँ पर आ जाएगा आंसर 3।
तो इसके बाद हमने अब मालूम करना है, कापा की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। तो कापा की वैल्यू के बाद हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ये जो हमारा आंसर आया इसको 1 करके लिख देंगे। मतलब कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है रॉ इज इक्वल टू 1 कापा। तो 1 कापा की वैल्यू क्या आई है 3, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 1/3 और ये हमारा आ गया कर्वेचर जो कि हमें सवाल में बोला गया था फाइंड करने का। तो ये हमारा आंसर। तो हमने कर्वेचर के भी कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लिए हैं जिसमें हमें 2 कोऑर्डिनेट्स में वैल्यूज दी गई थी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी हमने एग्जांपल सॉल्व कर लिए जिसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट्स में दी गई थी। तो हमें 2 तरह के वेक्टर्स गिवन होते हैं, या 2 कोऑर्डिनेट्स में या 3 कोऑर्डिनेट्स में। तो 2 कोऑर्डिनेट्स वाली एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं और 3 कोऑर्डिनेट्स वाली एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।